जय हिंद मित्रों। आज आप सभी के बीच महाभोज का नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि राजनीति के महाभोज में किस प्रकार सभी सम्मिलित हुए, चाहे वो शुक्ल बाबू हों और साथ ही साथ उनके विपक्षी पार्टी में रहे हों, जो वर्तमान प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री के पद पे थे शुक्ल बाबू दास साहब जो थे वर्तमान में वो हों। क्योंकि आपने देखा कि सरोहा में सब लोग आए हैं प्रचार के लिए और प्रचार वो सब करते हैं और अंततः ये होता है कि मसाल पत्रिका अपना नया अंक निकालता है, उसका भी हित सध जाता है। और शुक्ल बाबू जो हैं वो भी गांव में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जब से ये आए हैं दास साहब तो उन्होंने क्या किया, जनमानस को अपनी तरफ आकर्षित करने का भरसक प्रयास किया और वो हो भी गया। अंततः आपने देखा कि गांव में घर घर पे अंक की प्रतियां बांट दी गई कि मसाल ने प्रजातंत्र की जिम्मेदारियों से लैस करके एकाएक महत्वपूर्ण अखबार निकाला, जिसमें ये व्याख्या आई थी कि खेत मजदूरों और हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में जो दास साहब हैं वो प्रयास कर रहे हैं। और उनकी कोई योजना भी है, घरेलू योजना, उसके तहत उन्होंने सबको आश्वस्त भी किया कि आप लोग अब गरीबी और माली की हालत में नहीं जिएंगे। आगे के दृश्य में शुरुआत होता है दृश्य पाठ। देखिए तो यहाँ से शुरुआत है कि गांव का थाना है, मेज कुर्सी की भाड़ पोछ हो रही है, मतलब कि झाड़ पोछ हो रही है। थानेदार चौकीदार को आदेश देता जा रहा है। थाने के बाहर मैदान में काफ़ी लोग जमा हैं। एक और महेश अकेला बैठा है और दूसरी ओर अगर देखें तो थोड़ी दूर पर कुछ गुंडा किस्म के लड़कों का एक दल बैठा है। दूसरी ओर हीरा को घेर कर कुछ लोग बैठे। तो हीरा वही थे जिनके पुत्र विशु की मृत्यु हुई थी। कुछ लोग हीरा को घेर कर बैठे हैं एक तरफ आप देख रहे हैं कि कुछ थोड़े से उग्र स्वभाव वाले लोग बैठे हुए हैं। और गांव का ही थाना है, मेज कुर्सी की झाड़ पोछ हो रही। थानेदार चौकीदार को आदेश दे रहे हैं भैया बाहर से, क्योंकि बाहर मैदान में काफ़ी लोग हैं तो वो आके यहाँ बैठने की पूरी व्यवस्था होती है। अब उसमें एक एक करके लोग आते हैं, अपनी बात बताते हैं। आदमी नंबर 1 आता है, वो कहता अरे अखबार में तो हीरा काका फ़ोटो निकला था। गांव के व्यक्ति हैं, उनके लिए फ़ोटो निकलना बहुत बड़ी बात होती है। तो दूसरा कहता है हम तो तनी देखें, लोग अखबार पर टटू पढ़ने लगते हैं तो देख पढ़ते हैं, टूट पढ़ते हैं, तो सभी टूट पढ़ते हैं। फिर एक आदमी उसमें से वो कहता है कि वह पगड़ी कैसे, अच्छा मतलब उसमें बता रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है, डंडा तो देखो कितना तना लग रहा है। तीसरा कह रहा था कि दास साहब जो हैं, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, दास साहब पीठ पर हाथ धरी हैं, हीरा बड़ा भाग्यवान है। मतलब हीरा के पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, सब अपनी राजनीति झाड़ रहे हैं। और ऐसे में स्थिति आप जागरूकता का लेवल देखिए इन सभी के, कि सभी की खुशी है कि हीरा बड़ा भाग्यवान इसलिए क्योंकि उस पर वर्तमान मुख्यमंत्री का हाथ है। इन्हें उन सभी से मतलब नहीं कि उस पिता की मन पे क्या गुजर रही है। उसका पुत्र विशु गायब हो गया है, मतलब उसको मार डाला गया है, उसको न्याय नहीं मिल रहा, न्याय से वो वंचित है। और एक फ़ोटो निकलवाने से, फ़ोटो क्यों निकाली गई, क्योंकि सरोहा में चुनाव है। इसका मतलब आप स्तर चेक कर सकते हैं कि इनका जो लेवल है, इनको कितनी चीज़ें पता है, जिससे ये खुद जस्टिस के लिए अपने आप को खड़ा कर पाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि किसी के साथ अन्याय हो रहा उसी की गलती, उसे पता भी तो होना चाहिए उसके पास उस किस स्तर तक अन्याय हो रहा, लोग उसका शोषण किस प्रकार कर रहे हैं। तो ये सभी को हम यहाँ पे कहेंगे कि अनभिज्ञता भी है, अनभिज्ञता है। अगर अनभिज्ञता नहीं होता तो इन्हें फ़ोटो देख के इतना नहीं अंतर समझ में आता कि ये फ़ोटो क्यों छपवाया गया है। अब हुआ क्या, थानेदार आता है और आकर सबको घूरने लगता है। फिर कड़क कर कहता है काहे आए हो इतने लोग, यहाँ कोई नौटंकी और तमाशा होने वाला है क्या। सब सहम जाते हैं, सबको डर लगने लगता है। गांव वाले से कहते हैं यहाँ दूर बैठे रहेंगे सरकार, बैठने तो दो। थानेदार कहता सुन लो, जैसे ही एसपी साहब की जीप आएगी और अहाते में घुसेगी, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वो घुसेगी एसपी साहब की जीप, आप लोग जितनी बदकही करे वो बातचीत है सब बंद कर देना। जी का बयान हुए वही भीतर आएगा और एकदम इकल्ला आएगा, समझ लिए सारे लोग। और जो किसी ने गड़बड़ की तो खाल खींच कर भूस भरवा देंगे। तो उन अपने लैंग्वेज में कहते हैं जोर से डंडा हवा में मारते हुए जोगेसर कौन है, वही जो गांव के ढन्नाडे थोड़े थे और
धनवान थे, एक तरीके से जमींदारी वाला उनके हाथ में था। तो जोगेश्वर सर पीछे करते हुए काँप रहा है, कुछ कहने की कोशिश करता है पर केवल हकलाकर। थानेदार वहाँ से डंडा घुमाता हुआ वापस कमरे की ओर जाता है। बीच में लठैत है, लठैत भी ये जोरावर का आदमी होता है। थानेदार, तुम बाहर का संभारी के रखो, भीतर का हम देख लेंगे। तो थानेदार कहता है बाहर का तुम देख लो, हम अंदर का देख लेंगे। लठैत कहता है फिक्र ना करो। थानेदार, ज़रूरत हुई तो, हाथ से कुछ इशारा करता है। दोनों मुस्कुराते। एकाएक इतने में जीप की आवाज़ आती है। जल्दी से आगे बढ़कर थानेदार अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। सक्सेना एक कांस्टेबल के साथ भीतर आते हैं। थानेदार सल्यूट मारता है। सक्सेना चारों ओर नज़र घुमाते हैं, वातावरण को सूंघते हैं और दूर बैठे लोगों की ओर देखकर सक्सेना कहते क्या इतने लोगों के बयान होने हैं क्या? थानेदार कहते नहीं सर, बयान तो केवल 4 के हैं। अब देखिए कितने इंटरेस्ट लेते हैं सब किसी की भी बातों को सुनने के लिए। बयान देने वहाँ 4 लोग आए हैं, पर ये गांव के सारे लोग क्यों पहुँच आए हैं? तो सख्ती करने को मनाही थी, वरना तो। सक्सेना बोले ठीक है। भीतर जाते हैं, कुर्सी पर बैठकर फाइल खोलते हैं, पढ़ते हैं। थानेदार अटेंशन की मुद्रा में खड़े रहते हैं। चौकीदार दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। थानेदार झुक कर अदब के साथ, पहले थोड़ी चाय वाय हो जाए सर। थानेदार कहता है कि पहले थोड़ी चाय वाय हो जाए सर। सक्सेना, इस समय? वो कहते इस समय चाय पियेंगे? ये तो काम का समय है ना। जिन लोगों के बयान होने वे आ गए हैं कि नहीं आए हैं? थानेदार, और तो सब आ गए हैं सर, पर वो बिंदा नहीं आया। 2 बार आदमी भेजा लेकिन नहीं आया। सक्सेना, बिंदा? बिंदा कौन है? थानेदार कहते गांव का बिल्कुल छटा हुआ सर, जरा रहस्यात्मक ढंग से, बहुत खतरनाक है वो। वैसे मेरे रहते आपको डरने की ज़रूरत नहीं है सर। सक्सेना बोलते हैं चुप रहो तुम। चुप रहते हैं सक्सेना और फिर शांत होकर सोचते हैं कुछ देर। तो कहता कि आप कहें तो उसे बधवा कर लेके आए क्या? सक्सेना, नहीं। सक्सेना बोले कि नहीं, ऐसे मत लेके आना। तो थानेदार कट जाते हैं। सक्सेना अपने साथ आए जो कांस्टेबल होते हैं मोहन सिंह के कहते हैं कि देखो तुम जाओ, कहना कि मैंने बुलाया, और देखो बहुत अदब से कहना। थानेदार से इसके साथ किसी आदमी को भेज दो, उन्होंने बोला। थानेदार बाहर जाकर एक आदमी को साथ कर देता है। जब वे चले जाते तो लौट कर दरवाजे पर मतलब दरवाजे पर घर बैठकर चौकीदार से, थानेदार कहते चुगत साला, गवाह को अदब से बुलवा रहा है। अब देखिए वो थानेदार बाहर आगे कह रहा है कि देखो वो कुछ ज़्यादा ही अदब से, उस बिंदा को ये अदब से बुलाने बैठा रहे, वो कभी नहीं आएगा। पालकी भेज दो। तो गुस्से में कहते पालकी भेज दो बुलाने के लिए। सक्सेना बोलता है जोगेश्वर साहू को बुलवाओ। थानेदार चौकीदार से कहता है। चौकीदार आवाज़ लगाता हुआ दौड़ता है। चौकीदार बुलाता है उधर, जोगेश्वर साहू हाजिर हो। अब जोगेश्वर साहब आते हैं, ये थरथराते हुए भीतर आते हैं, कांपते हुए हाथों से नमस्कार करते हैं। सक्सेना ऊपर से नीचे तक उनका मुआयना करता है। सक्सेना फाइल में से पढ़ते हुए, नाम जोगेश्वर साहू, पिता का नाम भोलेश्वर साहू, पेशा किराने की दुकान। तो इतने में जब वो कहता है तो हूँ, नज़र जोगेश्वर के चेहरे पर गड़ाकर, विशेषर की लाश आपने किस समय देखी? जोगेश्वर, जी यही कोई भोर 4:30-5 का समय हो रहा होगा, तभी देखे था। अच्छा, ये विशेषर साहू, एक्चुअली मैंने थोड़ा गलत बता दिया, ये वो नहीं है। ये जोगेश्वर साहू जो जाते वक्त पुलिया पे देखा था, ये वो व्यक्ति है। तो जोगेश्वर जो था उसको ये लगा कि हाँ कहीं हम फंस ना जाएं इन सारे मामलों में, तो वो डर रहा था बहुत ज़्यादा। सक्सेना, उस समय आप क्या करने गए थे उधर? जोगेश्वर, जी उतानिक सुनसान रास्ता है, दिशा फरसाद के लिए उधर ही जाई थी सरकार। सक्सेना, आपको दूर से कैसे पता लग गया कि पुलिया पर लेटा आदमी मरा हुआ है? जोगेश्वर, नहीं बिल्कुल मुझे पता नहीं चला साहब, हम तो सोचा जो ये आदमी ने करवट ली तो गिर पड़े नाला में, जाकर चिताई दी, जगावे के लिए छुआ तो अरे ये तो बिशु मरा हुआ था। सक्सेना, हूँ। कलम उनकी चल रही थी। लाश को देखने के बाद आपने क्या किया? जोगेश्वर, हम तो एकदम डराए गए सरकार, उल्टे पैरे लौट कर ओके बाप को खबर दें, बेकार माँ आपन का फसावा, चुपैया आगे चले जाए, मुला डर के सारा ससुरी हजातो रातम, वाक्य अधूरा वो छोड़ देता है। सक्सेना, बिशु किस तरह का लड़का था? जोगेश्वर, अरे एकदम सिरफिरा साहेब, सारे गांव के लिए। अब वो बता रहे कि एकदम सिरफिरा लड़का था। सक्सेना, डीआईजी को शब्द मारकर बुलाते हैं और दोहराते हैं। सक्सेना,
बुलाए हो? सिरफिरे से मतलब कैसा कैसा सिरफिरा था? पागल था क्या? नजरें जोगेसर के चेहरे पर गड़ाकर जोगेसर हकबका कर, जी पागल तो एकदम। थानेदार से नजरें मिलती ही चुप। सक्सेना बोलो बोलो, पागल था क्या वो? थानेदार नजरों से ही बढ़ावा देता है। अब देखिए इसको कौन कह रहा है कि और भी पागल बोलो? थानेदार। थानेदार नजरों से ही बढ़ावा देता है कि हाँ और बोलो। जोगेसर एकदम लहजा बदल कर उसने कहा, और का पागले तो रहा सरकार। आप ही सोचो, जही का दिमाग ठीक होएगा वो कुछ धंधा रोजगार करेगा कि नहीं करेगा? सक्सेना जैसे कुछ सोच में पड़ गया हो, नज़र चेहरे पर टिकी हुई है। अच्छा ये बताओ, गांव में किसी से दुश्मनी थी क्या उसकी? जोगेसर आधा गांव ही तो दुश्मन बना रहता था ससुरे का। एकाएक थानेदार पर नज़र पड़ती है, तुरंत लहजा बदलकर, नहीं साहब दुश्मनी नहीं थी किसी से। सक्सेना डपट कर, नहीं थी दुश्मनी? जोगेसर एकदम सिटपिटा जाता है, अब क्या बताए सरकार? फिर नज़र थानेदार की तरफ उसका उठता है, वो आंखें से ही घुड़कने लगता है। सक्सेना भी देख रहा है, तो सक्सेना भी देख रहा है कि ये इशारे इशारे में ही उसको बोल रहा है। तभी ये जोगेसर कह रहा, वरना तो वो तो हितैषी था इन सभी का। तो जब वो उसको इशारे में ही देखता है, वो घुड़क रहा है। सक्सेना उसको देख रहा है, कहा हम कहा ना साहब उसके बारे में कुछ नहीं मालूम हमका। थानेदार हाँ साहब, उस पागल से सब दूर रहते थे। सक्सेना घूर कर देखता है, थानेदार सिटपिटा कर चुप हो जाता है। तो आपको जानकारी में आपकी जानकारी में कोई उसका दुश्मन तो नहीं था? जोगेसर हाँ साहब, हम तो दूसरन के मामला में पड़बे नहीं करे। हम तो कहते साहब सब अपने अपने धंधन में लगा रहे, अपनी अपनी सुलझी। का पागल कुत्ता काटा है जो दूसरी की बात में टांग अड़ाए? सक्सेना डंडे के इशारे से चुप कराता है। एक बार ऊपर से नीचे देखता है। सक्सेना अच्छा अब आप जा सकते हैं। जोगेसर हम आपसे फिर कहे थे सरकार, ई मामले में हमारो कोनो गलती नहीं है। आप तो माई बाप है हमरे, हमसे झूठ ना बोलोगे, हम एकदम बेकसूर हैं। सक्सेना का इशारा पाकर थानेदार जोगेसर की बाह पकड़कर बाहर करता है। वह थरथराता हुआ बाहर जाता है। सक्सेना कुछ लिखने लगता है। थानेदार दरवाजे पर बैठे चौकीदार से, थानेदार सौरा बोला नहीं देता हमको। अरे हम ही थानेदार हैं। जोगेसर के निकलते ही बाहर की भीड़ उसे घेर लेती है। तो उससे पूछा जाता है, क्योंकि सब पता है इस तरीके से स्थिति होती है कि अंदर कोई बैठ के पूछ रहा हो और इधर दरवाज़ा है मान लीजिए, और दरवाजे की अगर इस तरफ देखा जाए तो दरवाजे के इस तरफ कोई इधर बैठ के ये सारे लोग मंत्रणा कर रहे हैं। इसमें से एक एक व्यक्ति जाएगा और ये महाशय जो चेयर पे बैठे हुए हैं, ये चेयर पे बैठे हुए महाशय जो हैं ये यहाँ से पूछेंगे। तो यहाँ से 1 बाई 1 जाना है। अब पता लगा एक तरफ से एक लोग आ रहे हैं तो सब उनसे पूछ रहे हैं क्या क्या हुआ, ताकि दूसरा जाए तो उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू अपना दे। अब पता लगा आदमी तो दूसरा है, वो पूछ रहा है कि अरे साहू का पूछिए रहो, क्या पूछे थे वो? तो उसने बोला नहीं भाई हड़का दिए तो नहीं। तो जोगेसर कहता अभी भी थरथरा रहा है अंदर से, नहीं जब जब ये मामले से हमारा कोनो मतलब नहीं है तो फिर हमसे ज़्यादा क्या पूछिए वो? सक्सेना कहता है महेश शर्मा को बुलाओ, सुनो कैसा आदमी है ये। थानेदार के लौट आने पर थानेदार चौकीदार को हुक्म दे देता है। थानेदार एकदम गऊ सर, मतलब गाय जैसा है सर, बड़ा भोला और जिम्मेदार है, आप इसकी बात का भरोसा कर सकते हैं। सक्सेना कहता अच्छा। तो महेश शर्मा आता है जो कि स्कॉलर होता है, ऊपर से नीचे तक मुआयना करता है। सक्सेना आप यहाँ के तो नहीं मालूम पड़ते हैं मिस्टर शर्मा। महेश जी नहीं मैं तो, उसने कहा कि नहीं मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव में क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल दोनों पे मतलब अध्ययन कर रहा हूँ। सक्सेना कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कब से हैं आप यहाँ? बैठिए। महेश कोई 1.5 महीना हुआ। सक्सेना हूँ। सुनते हैं विशु आपके पास रोज़ आया करता था? महेश रोज़ तो नहीं पर अक्सर आया करता था। सक्सेना किस तरह की बातें किया करता था वो आपसे? बातें? महेश थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है, जैसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या कहे। सक्सेना हाँ बोली कैसी बात करता था? महेश बहुत सेंसिटिव था सर, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, बहुत परेशान रहता था वो। सक्सेना क्या थी उसकी परेशानी? तो उसने कहा समथिंग पर्सनल। तो महेश ने कहा पर्सनल, इस भाव से मानो इस शब्द का अर्थ ही नहीं समझता। सक्सेना हाँ वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव था, बेकार था, जवान था, हो सकता है कभी किसी लड़की वगैरह का हो। महेश बात काट कर अरे नहीं सर एकदम नहीं, दृढ़ता के साथ, इस तरह का लड़का वो नहीं था। सक्सेना मुस्कुराकर क्यों?
लड़कियों से प्रेम करने वाले लड़की किसी खास तरह के होते क्या? थानेदार भी हंसने लगता है। महेश एकदम थोड़ा सा तैस में आके, कैसी बात करते हैं आप सक्सेना? तब फिर क्या थी उसकी परेशानी? महेश कुछ देर सोचने के बाद, वैसे तो एक पूरे सेटअप को लेकर ही परेशान रहता था, लेकिन पिछले महीने आगजनी की जो घटना घटी उसको लेकर कहता था कि पूरा का पूरा मामला जानबूझकर दबा दिया गया है। झूठी तसल्ली देने के लिए बेचारे कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया, पर असली मुजरिम के खिलाफ तो कुछ हुआ ही नहीं। इस बात ने तो उसे बिल्कुल बौखला दिया था। तुलिन ने कहा कि ही वॉज नॉट इन प्रॉपर सेंसेस। तो सक्सेना ने कहा, ओ आई सी। इस वाक्य को जैसे दिमाग में बिठा लिया हो। महज बड़े आवेश में आकर वो मुझसे कहता था कि वह थोड़े से आदमियों के मानने भर की ही बात नहीं है महेश बाबू। समझ लीजिए कि पूरी की पूरी बस्ती का हौसला ही मर गया। 8 महीनों तक रात दिन समझा कर इन हरिजनों को इस लायक बनाया था मैंने कि छाती ठोक कर अपना हक मांग सके, अब बहुत दिनों तक नहीं। सक्सेना बात बीच में काट कर, लड़का नक्सली था क्या? महेश नहीं, नक्सलियों के तो क्रिटिसाइज वो करता था। सक्सेना क्यों? मजदूरों को भड़काना लड़ाना, नक्सली भी तो यही सब करते हैं। महेश हल्के से तैस के साथ, भड़काता नहीं था सर, उन्हें केवल अवेयर करता था, अपने अधिकारों के लिए जागरूक करता था, इसी बात को लेकर। सक्सेना लेकिन आपने कभी समझाया नहीं? उन्होंने कहा कि आपने कभी समझाया नहीं कि ये कोई 1-2 लोगों के करने का काम थोड़ी है। मैं नहीं सर। सक्सेना क्यों? आपका तो विषय है क्लास स्ट्रगल। मैं व्यंग से, बिल्कुल, लेकिन हमें परमिशन नहीं है सर कि हम गांव की समस्याओं और लोगों के साथ इन्वॉल्व हों। फेलोशिप की पहली शर्त यही है। गुस्से से, ये सारी की सारी एजुकेशन जो होती है ना, वो अज्ञान में रखना चाहती है हमको, नहीं चाहती कि हम अपने आसपास की असलियत को जानें, उससे जुड़े, फॉर्म में भरकर देना होता है हमें कि हम सिर्फ देखेंगे तटस्थ होकर, जो कुछ गलत है उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, खून नहीं खोलने देंगे। आप ही बताइए क्या मतलब है ऐसी एजुकेशन का? सक्सेना हाथ से रोकते हुए, देखिए मिस्टर शर्मा, मैं यहाँ भाषण सुनने नहीं चाहता, मेरी बातों का आप सीधा सीधा जवाब दीजिए। थानेदार अदब से बात करो बड़े साहब से, 4 किताबें क्या पढ़ ली, अदब भूल गए? महज उसी आवेश में, आप नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि असली मुद्दों पर बात की जाए। लगता है जैसे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। सब के सब कतराते हैं। मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों है? सक्सेना सख्ती के साथ, विल यू प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं कुछ देर वो सक्सेना को घूरता रहता है, फिर अपने को संयत करके ठंडी आवाज़ में, पूछिए क्या पूछना है आपको? सक्सेना, क्या आपकी राय में विशु बहुत नर्वस, टेम्परामेंटल या इरेटिक किस्म का लड़का था? महेश चुप। मिस्टर शर्मा बताइए किस तरह का वो लड़का था विशु? महेश बहुत मुश्किल है सर, नहीं बता पाऊँगा। सक्सेना गुस्से से, आप थीसिस लिख कर देंगे? मतलब उन्होंने कहा कि आप तो थीसिस लिख कर देंगे और साथ उठने बैठने वाले लड़के के बारे में 2 लाइन नहीं लिख सकते या नहीं कह सकते? नजरें महेश के चेहरे पर गड़ाकर, आपकी इस रवैये का कोई खास अर्थ लगाया जाए तो? यू नो व्हाट आई मीन। महेश 2 लाइन में, आवेश के साथ, एक लड़की की पूरी ज़िंदगी को, उसके सारे संघर्ष को, उसकी हत्या का आप कुल 2 लाइन में समझना चाहते हैं? और कोई बता भी दे तो समझ सकेंगे क्या आप? कर सकेंगे महसूस की क्या थी उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ? सक्सेना, मिस्टर महेश बंद कीजिए बकवास, मुझे अपनी बातों का सीधा जवाब चाहिए। महेश उसी जो में, इतने सीधे और बने बनाए जवाब तो आपको सिर्फ किताबों में मिल सकते हैं, और कितनी झूठी होती है किताबों की दुनिया। हमें गांव की ज़िंदगी के बारे में कुछ बने बनाए नतीजे निकाल कर थमा दिए गए हैं, हम उन्हीं से सिर्फ ओढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं कि हम गांव जान रहे हैं, हमने गांव जान लिया, लेकिन गांव की असलियत बिना पूरी तरह जुड़े कोई व्यक्ति गांव की असलियत नहीं जान सकता। सक्सेना गुस्से से चिल्ला कर, आई से स्टॉप दिस। महेश बिना कुछ सुने अपने ही रौ में, मान लीजिए आपको नतीजा पहले ही थमा दिया जाए और आप उसी को ध्यान में रखकर गवाहियाँ जुटाएं, बयान पर बयान लिए जाएं, किसी को सज़ा भी दे दें और एक दिन अचानक पाएँ कि असलियत तो कुछ और ही है, बिल्कुल दूसरी, कैसा लगेगा आपको? हिल नहीं जाएंगे भीतर तक? सक्सेना सख्ती के साथ, मिस्टर महेश, मैंने आपको अपने सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया है, आपके बेसिरे पैर की सवाल सुनने के लिए नहीं बुलाया था। एक तो गुस्से से वो तमतमा जाता है महेश, लेकिन इस तरह के हादसे इन्हीं सवालों से जुड़े हैं और इन सवालों को सुलझाए बिना आप किस सही नतीजे पर पहुंचेंगे हमें नहीं पता। सक्सेना, विल यू प्लीज गेट आउट। सक्सेना हाथ पकड़कर धकियाते हुए, चलो निकलो यहाँ से। महेश जाते जाते, लेकिन सर,
मुझे बहुत कुछ बताना है इस केस के सिलसिले में। बताना ही पड़ेगा, आपको सुनना होगा। थानेदार धकेलता हुआ बाहर ले जाता है महेश। महेश के जाने के बाद चौकीदार से, थानेदार, कड़क है कड़क साले, उस सहरिया को तो छुट्टी कर दी, भेजा गर्म हुई गवासरों का, कहीं इधर ना फेर कर लगे। भीतर जाता है। सर अब थोड़ा रेस्ट हो जाए क्या, एक राउंड ठंडे वाला या चाय का। सक्सेना, ठीक है ले आओ। थानेदार, यस सर, चाय लाओ फटाफट। चौकीदार लपक कर चाय को ट्रे लेके आता है। महेश के निकलने पर गाँव वाले उसे घेरते हैं, पर वह दंदनाता हुआ निकल जाता है। आदमी, का हुई गवा, ये तो पढ़ा लिखा रहा, तब का हो गया। दूसरा कहता, का जानी, कुछ बोल भी नहीं रहे। थानेदार चाय और खाने का सामान लेकर भीतर आता है, बड़े अदम से पेश करता है। सक्सेना गहरी सोच में डूबे हुए, और महेश की बातों ने उन्हें कहीं परेशान कर दिया। सक्सेना सिगरेट केस निकालते हैं, फिर थानेदार की ओर बढ़ाते। थानेदार बड़ी ललचाई नज़रों से देखता रहता है, फिर अपने पर काबू पाकर, थानेदार, नहीं सर बस आप ही पीजिए। सक्सेना, क्या बात है, सिगरेट नहीं पीते क्या? अच्छा चाय तो ले लो। थानेदार, जी सर। सकचाते हुए चाय लेता है, फिर हिम्मत करके, देखिए सर पिछली बार के सारे बयान मैंने ही लिए थे, बहुत साफ है सारा केस, आपको इतना परेशान। सक्सेना बात अनसुनी करके, गरम कुछ ज़्यादा ही है ये जगह। थानेदार कट जाता है उखड़े स्वर में, जी सर पेड़ पौधे तो नहीं है आसपास, बस लू के सपाटे चलते रहते। सक्सेना चुप। थोड़ी देर बाद थानेदार हिम्मत करके, यह विशु बिल्कुल बेकार लड़का था सर। सक्सेना घड़ी देकर, काम शुरू किया जाए। थानेदार, यह क्या सर, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। सरपंच साहब ने। सक्सेना फाइल में देखते हुए, हीरा को बुलाओ। थानेदार ट्रे उठाकर बाहर जाता है, चौकीदार से बोलता है, और थानेदार कहता है कि इस ससुरा तो पुट्टन पे हाथ ही नहीं धरन दे, सारे गांव में बेइज्जती ही करा रहा है मेरी, ये तो 2 दिन में चलता बनेगा। थानेदार तो मुझे ही काटनी पड़ेगी थानेदारी, इनके सिर पे हीरा को बुला। चौकीदार, हीरा हाजिर हो। हीरा आता है, यानी विशु का पिता जो होता है वो आता है। अब आदमी नंबर 1 पूछता है, हीरा दादा, हीरा दादा डरायो नहीं। वो पहला नंबर वाला आदमी कहता है, हीरा दादा डरायो न, जॉन पूछे सब बता दियो। दूसरा कहता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और फिर सोच के औच के तो आदमी तीसरा कहता, हो भैया बिशु तो ना मिली है ना। तीसरा वाला कहता, बिशु तो नहीं मिलेगा, तो देख लेना जैसा भी हो। दास साहब तो कही थे कि तुम्हारा सब तरह से वो मदद करी है, फिर काहे का तुम डर रहे हो। आदमी दूसरा, कहो तो हम साथ चले, तो सब बाहर मंत्रणा करते हैं, भाई तुम अकेले जाना चाहते हो कि हम लोग भी मदद करें। तो ये होता है कि चलो आगे चलते हैं, तो सब तैयार होते हैं। और 3 बार थोड़ी सी मतलब वो होता है कि आगे आगे हीरा वो निकलते हैं। थानेदार, हीरा सर। सक्सेना कुछ ही देर तक चेहरा उनका होता है कि बहुत ज़्यादा कोमल, बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि बैठ जाओ बाबा, आप बैठकर ही बयान दो। स्टूल मंगवाते हैं, थानेदार स्टूल लेके आता है, हीरा बैठते हैं। सक्सेना, देखो बाबा जो कुछ पूछा जाए सच सच बताना, डरने की कोई बात नहीं है। हीरा, अब झूठ बोल के हो ही कहा सरकार, हमारा बिशुआ तो चला गया। गला भर जाता है। सक्सेना, विशेषर की उम्र थी क्या। हीरा, एक BC और 8 चरम करके कुछ भादों का ही जन्म रहा सरकार। सक्सेना, कुछ पढ़ा हुआ था। हीरा, बहुते पढ़ा रहा सरकार, 14 क्लास तक शहर भेज के पढ़ा रहे, एक क्षण रोककर बिशु के बारे में ना जाने कौन कौन सपने देखी रहे, बड़ा आदमी बनी, कुर्सी पर बैठ के काम करे, पर गला रूधा सा। सक्सेना, क्या काम करता था। थानेदार जरा से झुककर सक्सेना से, नक्सली था सर, गुंडागर्दी करता था। हीरा, नाही साहब, पहले तो यहाँ हरिजन टोला में अपने स्कूल खोला रहा, लड़कन बड़न सबका पढ़ावत रहा, बहुत शौक रहा सबके पढ़ावे के, पर बाद में तो सब छूट गए। सक्सेना, क्यों। हीरा, जेल चला गया रवा, मतलब एक बार वो जेल से आ चुका था, 4 साल में सब मटिया मेट, लौटे के बाद फिर जैसा एक स्कूल जमावे नहीं बा। सक्सेना, लेकिन जेल क्यों गया था। हीरा, सो तो आप जानो सरकार, आपे लोग ही तो पकड़े रहे हो। सक्सेना, अरे भाई कुछ तो किया होगा तभी तो से जेल हुई होगी। हीरा, नहीं सज़ा तो कोनो भई नहीं सरकार, कोनो मुकदमा नहीं चला, बस एक दिन भिनसारे आए और बांध के ले गए। 2 महीना तक तो सरकार हमको पता ही नहीं लगा कि कहाँ है हमार बिशुआ। बहुत छटपटाए हम, पर कौन पूछते हैं हम गरीबन का दुख दर्द, कीड़ा मकोड़न जैसी हमारी जिंदगी है, सब कोई हमारे धकियाते ही रहते हैं। थानेदार, जितनी बात पूछी जाए उतनी ही जवाब दो, ज़्यादा बकवास नहीं करो। सक्सेना, जेल से छूटने के बाद क्या करता था बिशु। हीरा, क्या करता है सरकार, बस बहुत बेचैन रहता रहा,
जाने कौन दुख लगी गवा रहा, हमको तो लगते नहीं रहा कि ये हमारा वही वाला बिशुआ है। बड़ी चुस्ती फुर्ती रही वाकई शरीर में, मोला सब नीच उड़ गया था उसका। सक्सेना लिखते हुए, इसका मतलब कुछ कमाता दमाता नहीं था। थानेदार बीच बीच में अपने ही गवाही दे रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ आवारागर्दी करता था सर। सक्सेना, आप ज़रा चुप रहेंगे, इन्हें ही बात करने दीजिए। थानेदार भन्ना जाता है। यस सर, कर लेता है। हीरा, आप लोग कुछ कहते नहीं थे? हीरा, का कहे सरकार, हाँ मेहतारी ज़रूर लड़त रहे उससे। थानेदार, ससुरा बयान लेने आया है कि आरती उतारने आया है इनकी? अब वो जाके वहाँ पे बोल रहा है कि बयान लेने आया, कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वापस आकर अटेंशन की मुद्रा में फिर खड़ा होता है। चौकीदार गुंडा किस्म के लड़कों के इशारे से बुलाता है। चौकीदार क्या करता है? चौकीदार गुंडा किस्म के लड़कों के इशारे से बुलाता है, इशारा करता है। लड़के जो होते हैं वो थाने के दरवाजे पर आकर ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगते हैं। लड़के, ये नाटकबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी साहब वापस जाओ, वापस जाओ। सक्सेना, शोर सुनकर भ्रुकुटी चढ़ाए, कैसे हो ये सब, क्या शोर हो रहा है? थानेदार, वो सर चुनाव का मैकेन है, विरोधी पार्टी के लोग, जुलूस पर पाबंदी लगाना मना है ना सर, वरना तो मैं। सक्सेना, बंद करवाओ। थानेदार, आपका हुक्म है तभी करवाता हूँ सर। भागो यहाँ से। भैरव सिंह के थाने पर नारे लगाने की हिम्मत हुई कैसे तुम्हारी, मालूम नहीं? कचहरी आज। एक एक करके उन्होंने बोला कि ठीक है, इन सबको बंद करा देंगे। नारों की आवाज़ बंद। विजेता की मुद्रा से अंदर आता हुआ वो, हटा दिया सर, ऊपर का हुक्म ना हो तो पत्ते की तरह कांपते हैं सर मुझसे। सक्सेना, जैसे स्थिति को भाप रहा हो। अच्छा बाबा, गांव में उसका दोस्त कौन था? हीरा ने कहा, खास दोस्त तो बिंदा ही रहा। तो ये हुआ सक्सेना की कहा कि और रुकमा, ये रुकमा कौन है? हीरा ने कहा, अरे वही उसकी घरवाली सरकार, यही गांव की लड़की है, बिटिया जैसी है। विशु का स्कूल में पढ़त रही, बहुत मानत रहा विश्वा, बहुत नेह रहा चाय पर। सक्सेना, शादी कब हुई रुकमा की? हीरा, यह कौन 3 बरस। सक्सेना, तो इसका मतलब बहुत पुरानी दोस्ती नहीं थी बिंदा की और विशु की, जैसे बचपन की दोस्ती। हीरा, नहीं, वो तो रुकमा से रही, बिंदा तो शहर का रहने वाला था। अब इन्होंने कहा कि देखो दोस्ती तो थी लेकिन रुकमा से थी, बिंदा तो शहर का रहने वाला था। जब रुकमा का बाप मर गए तब गांव आए रहे, खेती संवारे खातिर। बाप की एक लड़की थी। सक्सेना, अच्छा, विशु और बिंदा लड़ते भी थे आपस में। अब देखिए, ये विशु और बिंदा आपस में लड़ते भी थे, अब ऐसे टाके बिड़ा रहे। हीरा, अरे खूब लड़त रहे सरकार, मार जोर जोर से लड़त रहे। सक्सेना चौकन्ना होकर, किस बात पर? हीरा, अब हम खुरपा फरुआ वाले मजदूर ठहरे, 14 क्लास पास लोगों की बात समझ नहीं सके सरकार। सक्सेना, रुकमा को लेकर तो कभी झगड़ा तो नहीं हुआ दोनों में? हीरा, रुकमा को लेकर? उसको तो समझ में नहीं आया क्या गुड़ा गणित लगा रहा है कि रुकमा को लेकर, जिसे बात समझा नहीं। फिर एक, अरे हाँ, सो होत रहा, बिंदा कहत रहा कि रुकमा को बहुत कानून सिखाई दी से बिशुआ, बड़ी बहस करत है, कोनो बात ही नहीं सुनत, चेहरे पर वात्सल उभर आता है। सक्सेना, कुछ नोट करने के बाद, बाबा डॉक्टरी जांच के मुताबिक बिशु के शरीर पर कोई जख्मी के निशान थे, कभी मारपीट हुई उसकी किसी से? हीरा, नहीं साहब, नहीं हुई। वो निशान तो सरकार जेल से जब छुट के आवा रही तभी था, जब आवा नहीं रहा तब तो कलाई और तखन पर हल्दी का फार रखी बड़ी मुश्किल घाव ठिकाए किए। और इतना ही बतावे कि सारी शरीर पर जख्म था, गला भर गया, बहुत मुलायम रहे खाल हमरे विशु का साहब, बहुत मुलायम रहे। सक्सेना भीतर से हिल जाता है, उठकर हीरा के पास आकर उसकी पीठ थपथपाकर सांत्वना देता है। सक्सेना, धीरज धरो बाबा, पानी लाओ। अच्छा, अब ये बताओ, गांव में दुश्मनी थी उसकी किसी से? हीरा चुप। हीरा बिल्कुल चुप, डरो नहीं, बोलो। देखो बाबा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गांव में उसकी दुश्मनी थी या नहीं थी। हीरा चुप। सक्सेना सख्ती के साथ, गांव में उसकी दुश्मनी थी, बताओ। हीरा, का बताई सरकार, दुश्मनी तो नहीं, मुदा जोरावर सिंह और मालिक। अब ये है कि जोरावर सिंह मेन तो यही था, यही जो जमींदारी वाला था जोरावर। तो उसने बताया कि हिचकिचाते हुए सक्सेना जब बढ़ावा देता है तो कहता है कि जोरावर सिंह और मालिक लोग वही से बहुत नाराज़ रहते रहे। सक्सेना, क्यों? हीरा, अब का बताइए सरकार, बस बचपन रहा हमारे विश्वा का। उस सरकार खेत पे काम करने वाले मजदूरन से कहा था कि इतनी कम मजदूरी में काम मत करो, मजदूरी बढ़ावे के लिए कहता था, बेगारी ना करो।
उधार पे इतना इतना सूद ना दो, यही सब के लोग के समझावत रहा, यही सब सक्सेना। कभी मारपीट भी हुई उन लोगों से इन बात को लेकर? कभी कोई धमकी वमकी हुई? हीरा, नहीं मारकर मारपीट तो कबो नहीं हुई। सक्सेना, हाँ हाँ बोलो क्या हुआ? हीरा जोरावर धमकावत रहा कि देख रे विशुआ, तुम्हारे मजदूरन का अगर हड़काए ना फिर जहर भिजवा देंगे, पर मारपीट तो कबो नहीं भइल सरकार। थानेदार, जो इतनी देर से चौकन्ना होकर खड़ा हो इस वाक से प्रसन्न हो जाता है। जी सर, कभी कोई मारपीट नहीं हुई उसको, कभी किसी ने हाथ भी नहीं लगाया सर। सक्सेना, आप जरा चुप रहेंगे, इन्हें ही बोलने दे। थोड़ा ठहर कर, आपको क्या लगता है कैसे मौत हुई विशु की? हीरा भर्राए गले से, हम का बताई सरकार, पर आपन मौत नहीं मरा हमारे विशु, जरूर कोई मरवाई से हमारे बचवा का गला रूठ जाता है। सक्सेना, किसी पर शक है आपको? सक्सेना बोलते हैं कि डरिए नहीं, अगर आपको किसी पे शक है तो बताइए, बेझिझक बताइए। हीरा कहता है कि हम का बताइए सरकार, लेकिन सक्सेना कहते नहीं नहीं बताइए आपको क्या लगता है। हीरा कहते हैं कि सारा गांव जोरावर सिंह का नाम लेते रहे है सरकार। सक्सेना, आपको भी शक है क्या जोरावर पर? थानेदार परेशान सा बाहर आता है, अब उसके दिमाग एकदम खिसक रहा है कि कैसे ये चीज़ हम थोड़ा सा हटाएं। माथे पर हाथ मारकर वो बाहर की तरफ निकलता है। इतने में थानेदार, अरे ये हरामी तो टेप दी हो रहा है मालिक का नाम, नारे लगवाओ जोर जोर से, नहीं तो अभी सब उगलवा देगा। चौकीदार लड़के के पास जाता है और फिर से बोलता है कि जाओ तुम लोग शोरगुल मचाओ, फिर से नारे लगाओ। थानेदार, बहुत परेशानी और मजबूरी से क्या बताऊं सर, पे विरोधी पार्टी के लोग कुछ सुनते ही नहीं। सक्सेना झटके से उठते हैं और बाहर जाकर 1 मिनट देखते रहते, फिर एकदम हड़बड़ा कर बाहर निकलते दहाड़ कर। सक्सेना, बंद करो नारे वारे, इधर आओ बुलाते हैं, पास आकर खड़ा हो जाते। कहते तुम लोग क्या कर रहे हो, सबके सब दफ़ा हो जाओ। तो इतनी तेज़ी से डांटते वाटते हैं, कहते नहीं तो भीतर करवा दूंगा। थानेदार, तो होता है कि वो लोग फिर देखते हैं कि हाँ बहुत तेज़ी से, तो फिर निकलते हैं। थानेदार कहते ई का बिंदा तो आई गवा। अब उतने में देखिए कि बिंदा भी आ गया, जो नहीं आ रहा था, बिंदा को बुलाने भेजे थे तो वो भी आ गया, बिंदा भी आ गया। अब थानेदार कह रहे अरे ये कहाँ से हरामी आ गया, ऐसा गाली वो देखी, कहते ये कहाँ से आ गया। बिंदा, मोहन सिंह और रुकमा ये तीनों आते हैं। थानेदार जल्दी से भीतर आता है, सब लोग बिंदा के पीछे पीछे अंदर आने की कोशिश करते हैं। सक्सेना, ये बाहर जोर कैसा शोर हो रहा है? थानेदार, सर वो बिंदा आ गया ना इसलिए, भीतर अकेले ही थाना है, कोई सैरगाह तो नहीं है, कोई सौरा बही नहीं लिए चला रहा है जो लुगाई लिए चले आ रहे हो तुम। बिंदा सुलगती आंखों से देखते हुए रुकमा उससे एकदम सट जाती है और आंखें बढ़कर सक्सेना के सामने आ जाती है। सक्सेना, औरत है तुम्हारी क्या? आने दो। अच्छा बाबा अब तुम जाओ। देखो बाबा, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि मौत के असली कारण का पता लगाया जाए। बिंदा एक टक सक्सेना को घूरता रहता। हीरा, बड़ी मेहरबानी है सरकार आपकी, साहब बड़े नेक मनई, बिंदा हमारे मदद ही करे हैं, तू गुस्सा थूक दो। तो उसको समझा के जाता है, बिंदा गुस्सा थूक देना, जो ये पूछेंगे सही से बताना। हीरा कांपता हुआ चला जाता है, बिंदा सहारा देकर दरवाजे तक ले जाता है, फिर लौट कर खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सक्सेना, बिंदा नाम है तुम्हारा? बिंदेश्वरी प्रसाद। थानेदार, पूछिए सर इसमें क्या है? सक्सेना, इसकी बयान मैं अकेले लूँगा, तुम तो बाहर ही खड़े रहो। तो थानेदार को बोलता तुम तो बाहर खड़े रहो, इनका मैं अकेले ही बयान लूँगा, मैं तुम्हारा नहीं सुनना चाहता। चौकीदार, अब का हो हुआ? थानेदार कहता देखो मेहरारू देखी और लाट टपके लगे दुष्ट का, अकेले में बयान लेंगे, गाली भी देता है। सक्सेना कुछ देर बिंदा के चेहरे को देखता रहता है। तुम सवेरे क्यों नहीं आए? जानते हो सरकारी बुलावे पर ना आना कितना जुर्म है। रुकमा डरते डरते, तबीयत नहीं ठीक रहा इनका, ताप हुई गवा रहा। बिंदा रुकमा को घूर कर देखता है, वह डर कर उससे सट सी जाती है। सक्सेना, देखो डरने की कोई बात नहीं है, जो कुछ कहना खुलकर कहो। गांव में दुश्मन था विशु का कोई? तुम क्या सोचते हो इस मौत के बारे में? हीरा ने बहुत दबी जबान से बताया कि ये हत्या का मामला है। तुम्हें शक है किसी पर? बिंदा चुपती हुई नज़रों से सक्सेना को देखने के बाद, जो बता दे तो हिम्मत है आप में हत्यारे पर हाथ रख देंगे आप? सक्सेना, बिना किसी आवेश के, क्यों नहीं, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। बिंदा, आने को तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं, शुक्ल बाबू आए अपना पैसा लगा के विशु का मुकदमा लड़ने की खातिर, दा साहब आया आंसू बहाने, मतलब कि खाना पूर्ति की तरीके से। आज आप
सबकी शतरंज में विशु की मौत का मोहरा फिट बैठ रहा है। ये वास्ते इतना हंगामा मच रहा है, फिर से तहकीकात हो रही है, पर होना हवाना कुछ नहीं मुझे पता है। मैं पूछती हूँ साहिब कि कौन ईमान धर्म नहीं रह गया आप लोगों का? सक्सेना हल्की सी सख्ती के साथ, बिंदा अब हमारे बयान से क्या होगा? जोरावर के कुत्ते ही थानेदार ने रपट तैयार करा ही दी है। भरी सभा में दास साबू कह गए कि विशु ने आत्महत्या की है, मसाल वालों ने छाप भी दिया है, बस आप लोगों के लिए तो बात खत्म। फिर इस नाटकबाजी के क्या महत्व है? रुकमा फंस कर बिंदा की बाहें पकड़ लेती है। सक्सेना बिना विचलित हुए, तुम क्या सोचते हो? बिंदा मरते दम तलक नहीं मान सकते कि बिंदा आत्महत्या करेगा। सक्सेना कारण? बिंदा जो आदमी को इतना प्यार करता हो, अपनी ही नहीं हर किसी की ज़िंदगी को, वो आत्महत्या करेगा? नहीं साहब, वो कर ही नहीं सकता। रुकमा बिंदी के जो बिंदा होता है अपने पति, उसकी बाँह पकड़कर जैसे उसे रोकती है। सक्सेना देखो बिंदा, कहने सुनने में ये बात अच्छी लग सकती, सुनने वालों की जज्बात भी उभार सकती, लेकिन मैं एक पुलिस का आदमी हूँ, मेरे लिए इनका कोई मतलब नहीं है। कानून को तो ठोस सबूत चाहिए होता है ना। बिंदा ने कहा, अजब है साहब आपका ये कानून भी, जो सच्चाई पे नहीं सबूत पे चलता है। और सबूत का क्या, जितने कहा उतने बटोर दे। कानून जो बात करते हो, वो चाहे जितना और उतना हम बटोर दें। सक्सेना कहता है, कचहरी में खड़े होकर कानून की तौहीन करना जानते हो? इस जुर्म के लिए तुम्हें अंदर किया जा सकता है। रुकमा युवक को पकड़कर, मतलब उसका होता है कि उसको रोक कर कि बोलो मत ज़्यादा। बिंदा टशुए ना बहा, हमारे भीतर की सुलगती आग इन टशुअन से जुभाई, मतलब कि बुझाई गई तो हम सबको न ही जाना तरह दुख होए। रुकमा रोते रोते, ना बोल ना तोल। उसको बोलती है कि तुम ज़्यादा मत बोलो यार, नहीं तो तुम्हारी भी पिटाई ये लोग कर देंगे। सक्सेना कहता है, सराफत से पेश आओ बिंदा और कुछ मदद करो हमारी। बिना एकटक सक्सेना के देखता रहता रुकमा उसी तरह रोती रहती है। तुम दोस्त हो ना बिशु के, तो साथ दो हमारा, देखो तुम्हारी औरत किस तरह परेशान हो रही है। बिंदा रुकमा को देखता है, फिर सक्सेना की, धीरे धीरे उसके चेहरे का भाव बदलता है। सक्सेना इस परिवर्तन को लक्ष्य करता है। जिस रात बिशु की मौत हुई उस दिन दोपहर को तुम्हारे घर गया था? बिंदा हाँ। सक्सेना कितनी देर तक रहा था? बिंदा दोपहर के खाने के बाद चला गया था। सक्सेना खाना उसने तुम्हारे घर खाया था? बिंदा दिन का खाना वो हमारे साथ खाता था, रुकमा ने सौगंध दिला रखी थी। सक्सेना शादी के बाद भी विशु को बहुत मानती थी क्या रुकमा? बिंदा मानेगी नहीं, गुरु था उसका। सक्सेना अच्छा, तुम्हारी और विशु की दोस्ती तो कुल 8 महीने पुरानी थी, फिर इतनी आत्मीयता, इतनी निकटता कैसे? बिंदा महीनों से क्या होता है साहब, खरा आदमी मिल जाए तो हम 2 दिन में गुलाम हो जाए। देखने को मिलत कहाँ है आज खरा आदमी? ये जो औरत है ना साहब, बेहद बदजबान और बदमजीज है। कोई मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसे औरत को, पर हम इज्जत करते हैं साहब, बाहर से भीतर तक खरी है विशु की असली चेली। सक्सेना अच्छा ये बताओ, खाने के बाद वो कहाँ गया था? बिंदा अपने घर शहर जाते हुए हम ही छोड़ गए थे। सक्सेना तुम शहर क्यों गए थे? बिंदा मंडी में अनाज पहुंचाना था और कुछ सामान वगैरह खरीदना था। सक्सेना अच्छा उस दिन क्या बात थी कि उसने तुमसे, वो दुखी या परेशान था, किसी से कुछ कहा सुना या झगड़े की बात हुई थी? बिंदा हमें से झगड़ा किया था। सक्सेना किस बात पर? बिंदा दिल्ली चलने की खातिर 4-5 दिन पहले आगजनी के कुछ ठोस प्रमाण जुटा लिए थे उसने, बस तब से पागलों की तरह पीछे पड़ा हुआ था, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। सक्सेना फिर? बिंदा फिर क्या, हमने कह दिया कुछ नहीं होगा दिल्ली जाके भी, जब सरकार खुद सारा मामला ढक देती है तो हमारे तुम्हारे कहने में क्या होगा? सक्सेना उत्सुकता से, क्या प्रमाण जुटाए थे उसने? यदि ऐसे प्रमाण हैं तो पुलिस को वो नए सिरे से सारे मामले को देखेगी। बिंदा जो होते हैं फिर गुस्सा उभार आता है, कुछ नहीं करेगी ये पुलिस, कोई कुछ नहीं करेगा। मसाल वालों के पास गया था, छपना तो दूर बात तक नहीं की, आगजनी का कैसा ब्यौरा छापा था, अब जाने कौन सांप सूंघ गया उन लोगों को। पुलिस हो। रुकमा फिर हाथ पकड़कर उसको बोलती है कि शांत रहो। सक्सेना कैसी बात करते हो, बिना प्रमाण के पुलिस कर ही क्या सकती है? अच्छा बताओ बिशु के मामले में तुम्हें किस पर शक है? तो उन्होंने बोला कि किस पर शक है तुम्हें? बिंदा शक, उसने कहा शक तो जोरावर ने मरवाया, उसे शक की क्या बात कहते हो? रुकमा हाथ जोड़कर, नहीं साहब ये तो उस दिन हुआ रहा, ये कुछ नहीं मालूम इसको, ये छोड़ दीजिए। सक्सेना लेकिन जोरावर ने क्यों मरवाया? कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था? बिंदा आगजनी के फरमान जुटा के जोरावर की मौत का सामान जो जुटा गया था बुसू ने। रुकमा बिंदा के पास आकर झकझोरते हुए, मत बोलो यार, ऐसा मत बोलो, नहीं तो फिर। बिंदा उसको अपनी पत्नी को डांटते, चुप रहो तुम। सक्सेना कोई सबूत है इसका कि मतलब उसने ही किया है? हमारी मदद करो, हम पता करेंगे, न्याय दिलाएंगे।
सक्सेना, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो बिंदा। यदि प्रमाण है तो हमें दो। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, विश्वास करो बिंदा। व्यंग्य और हिकारत से विश्वास करो। डॉक्टरी रकट में निकला कि विशु की मौत रात 1 बजे के करीब हुई। जहर 4 घंटे पहले पेट में गया, यानी 9 बजे के करीब। काहे नहीं जानने की कोशिश की पुलिस ने कि 9 बजे विशु कहाँ रहा, किसके साथ रहा। सक्सेना उत्सुकता से, कहाँ रहा, किसके रात रहा। बिंदा, चाय की दुकान वाले पुत्तन के बयान तक नहीं लिया इस थानेदार ने, और आप कहते हैं विश्वास करो आप पे। रुकमा इतने पे फूट फूट कर रोने लगती है और कहती कि तुम चलो, यहाँ पे तुम क्या करे हो। उसने कहा, नहीं साहब, इसको कुछ नहीं पता, इसको कुछ नहीं पता, हम पर दया करो साहब, आप हम लोगों को छोड़ दो। रुकमा रोने लगती है। सक्सेना के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे भीतर तक हिल गया हो। बिंदा कुछ देर तक रुकमा को देखता रहता है, फिर बहुत ही ठंडे स्वर में, बिंदा, देख लिया साहब, ऐसा आतंक आपने और कहीं नहीं देखा होगा। लोगों के घर, जमीन और गाय बैलों को गिरवी नहीं रखे हैं। जोरावर और सरपंच के यहाँ उनकी जवान और आवाज़ों बंधक रखी है। मन करता है फावड़ा लेकर टुकड़े टुकड़े कर दे जोरावर के, फिर चाहे फांसी पर ही क्यों ना चढ़ जाए। रुकमा, न बोल, ऐसी बात को भगवान के वास्ते मत बोल। सक्सेना, साफ साफ बताओ, पुत्तन का हाथ है इस मामले में। बिंदा, रात 9 बजे 2 लड़कों ने विशु को पुत्तन की दुकान पर चाय पिलाई थी, और वो लड़के इस गांव के नहीं थे। कहाँ से थे। रुकमा, तुमका मुन्ना की कसम, जो अब एक बात भी तुम बोले, चलो यहाँ से, हम तुमको नहीं रह देंगे यहाँ पे, हमको जाए दो। घसीटने लगती है सक्सेना। अच्छा बिंदा, इस समय तो तुम जाओ, लेकिन इस मामले में यदि कुछ भी मालूम पड़े तो सीधा आकर मुझे बताना, मैं देखूंगा। बिंदा और रुकमा निकल जाते हैं। सक्सेना कुछ दूर तक ऊपर देखते रहते, कुछ देर तक परेशान और ग्रस्त सा फिर से जोर से घंटी बजाते हैं थानेदार। सक्सेना, सुनो, ये पुत्तन कौन है। थानेदार एक क्षण चौंक जाता है, फिर सहज होकर साहब, वो तो चाय की दुकान करता है। सक्सेना, कल सवेरे उसे हाजिर करना, उसका बयान लेना है। थानेदार, लेकिन सर, वो तो चाय की दुकान करता है। सक्सेना सख्ती से, मैंने भी यही कहा है, चाय की दुकान वाला पुत्तन। इतना कहकर सक्सेना उड़ जाते हैं। अंधकार के साथ दृश्य समाप्त होता है। अगली पार्ट में क्या होता है, आगे दृश्य आप 9 में देखिए, तो अगर देखें तो नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।